घूमता आईना के इस शो के अंदर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड और आपसे पहली रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इसी वक्त घूमता आईना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लैंड, पीपल, फूड, अलग अलग मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर जो हमारी चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं के अंदर हम एक विशेष आदमी को और एक ख़ास मेहमान को बुलाते हैं जिसके थ्रू हम बातें शेयर करते हैं। तो उसी श्रृंखला के अंदर मैं अपने नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि आज एक बड़ा निराला और बड़ा अद्भुत और अनुपम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं। खिराज अक़ीदत हमारी जो है लता मंगेशकर जी को है ही साथ में, और इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है लता मंगेशकर जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो कि बड़ी दो मशहूर फिल्म इंडस्ट्री की एक बेजोड़ जोड़ी रही है, इनके कोलैबोरेशन और इनका जो कंट्रीब्यूशन है मुंबई फिल्म वर्ल्ड को, जो म्यूज़िक को, वो क्या है, ये एक बहुत ही संगीन, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही निराला एक सब्जेक्ट है जिस पर आज बात करने के लिए मैं उस्ताद असगर हुसैन खान जो कि एक बहुत पॉपुलर और जाने माने एक वायलिनिस्ट हैं, दिल्ली घराना से आपका संबंध है और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। आइए मैं इस्तकबाल करता हूँ आप सबकी बिहाफ पे उस्ताद असगर हुसैन खान साहब का। उस्ताद जी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको सारे नाजरीन को बताया कि लता मंगेशकर जी और जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, इनकी बहुत पुरानी, यानी कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा कब से इनकी एसोसिएशन रही है जी, और आस्ते आस्ते कैसे इनका ग्राफ बढ़ा जी, और कौन कौन से ऐसे मरहले आए कि बाद में ये कंप्लीट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एलपी की जोड़ी बताते हैं वो, और लता मंगेशकर जी की ब्लेसिंग्स जो रहीं वो कैसे रही। एक बैकग्राउंडर आप इसका थोड़ा सा कैनवस पे खींच के हमको बताइए। ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले तो घूमता आईना देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी असगर हुसैन वाइलिन वादक का प्यार भरा आदाब। सैमसन डेविड साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वेरी स्पेशल प्रोग्राम के लिए मुझे सेलेक्ट किया, तो इसका ख़ास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, जैसे कि आपने फरमाया कि लता जी और लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी, जो कि एलपी के नाम से सारी दुनिया जानती है, इनका कोलैबोरेशन कब और कैसे बना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लोग समझते हैं कि पारस मनी, जो कि लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की पहली फिल्म थी, वहाँ से लता जी का और इनका सिलसिला बना, लेकिन असल में सिलसिला इससे भी पहले बना हुआ था। मंगेशकर परिवार एक एकेडमी चलाते थे जिसका नाम था सुरील बाल कला केंद्र। ये पारस मनी से बहुत साल पहले की बात है। और इस सुरील बाल कला केंद्र में लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी, लता जी के छोटे भाई हृदयनाथ जी, लता जी की बहनें, लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी के दोनों भाई यानी कि शशिकांत जी और गोरक्ष जी, गणेश जी, इस किस्म के कुछ 15 लोग थे और इन 15 लोगों का ये एक, मैं कहूँगा, गैंग बना हुआ था जिसको कि सुरीला गैंग या सुरील गैंग कहा जाता था। और ये लोग सब के सब बहुत यंग थे उस ज़माने में और अपनी अपनी जगह सब अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। तो एक इन्होंने बैंड बनाया था और छोटे मोटे प्रोग्राम किया करते थे। तो तब से लता जी की नज़र में लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी थे। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी म्यूज़िक डायरेक्टर बनने से पहले म्यूज़िशियन हुआ करते थे और वही म्यूज़िशियन होने की वजह से वो सुरील बाल कला केंद्र में थे। यानी कि लक्ष्मीकांत जी एक बेहतरीन मैंडोलिन प्लेयर थे और प्यारेलाल जी बेहतरीन वायलिनिस्ट थे। उस उम्र से इन दोनों का एक एसोसिएशन बना, यानी कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का एक एसोसिएशन बना और चलते 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 इनका सफ़र चलना शुरू हुआ
और लता जी की नज़र जब इन पे पड़ी तो फिर लता जी ने इनको कई जगहों पे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स से भी लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी के बारे में लता जी ने कहा, कुछ प्रोड्यूसर से भी लता जी ने इन दोनों के बारे में कहा। तो ये तो इनका हुआ एक कोलैबोरेशन ठीक कि ये दोनों या तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े थे। अब हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी सारी दुनिया जानती है कि उनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, संगीत की देवी भी कहा जाता है, संगीत की सरस्वती भी कहा जाता है, और जितने भी नाम, जितने भी टर्म्स हो सकती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लता जी के लिए ही है। जब अभी लता जी का निधन हुआ था तो हर इंसान ने अपने ढंग से उनको ट्रिब्यूट किया था, सोशल मीडिया पे भी। उस वक्त सोशल मीडिया पे मैंने एक बात लिखी थी, डेविड साहब, हर आर्टिस्ट जो है वो चाहे छोटा था या बड़ा था, अपने तासुरात, अपनी सोच को सोशल मीडिया पे डाल रहा था कि वो लता जी को किस नज़र से देखता है या देखती है। तो मैंने एक शब्द लिखा था उसमें कि आज हिंदुस्तान की आवाज़ खामोश हो गई। अच्छा कमाल बात है। आज हिंदुस्तान की आवाज़ खामोश हो गई क्योंकि अच्छा सारी दुनिया में, सारे वर्ल्ड में लता मंगेशकर हिंदुस्तान की पहचान बनी हुई थी। ठीक है। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? हाँ हाँ, नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान अपने देश को पूरे वर्ल्ड में पहचान दिला दे, वो थी लता मंगेशकर। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा जी। देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक बहुत अच्छे मैंडोलिन प्लेयर थे, आपने बताया जी, और प्यारेलाल जी वायलिनिस्ट थे। बिल्कुल ठीक। और शुरुआत में जो है, इनसे पहले जो मैं क्योंकि फिल्म वर्ल्ड के अंदर, बॉलीवुड में या मुंबई के अंदर हम देखते हैं कि जब से संगीत शुरू हुआ जी, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट म्यूजिकल फिल्म जो बनकर आई थी 1949 से मैं लूँगा जी जी, और सब उस वक्त दो फिल्म्स ऐसी आ गई, एक तो महल जी, खेमचंद प्रकाश बिल्कुल जी का, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी जो थी बरसात, जी, क्योंकि राज कपूर जी और नरगिस जी थी बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। और वहाँ से एक ऐसा सोता फूटा म्यूजिक का कि शंकर जयकिशन ने ऐसी छलांग मारी है जी जी जी, कि उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक करते हुए करीबन 20 साल, 2 डेकेड्स बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और उन्होंने कोई ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, लाइट हो, चाहे फोक हो, चाहे वेस्टर्न हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज पे उनका, हर जॉनर में उनका कमांड था, शंकर जयकिशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एसजे के नाम से उनकी ये जोड़ी जबरदस्त हुई। और लेकिन देखिए, एक दौर जो है वो बदलता है। बिल्कुल। मान लीजिए दिलीप कुमार साहब का था, अमिताभ बच्चन, फिर शाहरुख खान, सलमान हाँ, वो तो खान, दौर बदलता है, टाइम टू दौर टाइम बदलते हैं, वक्त आता है। मान लीजिए बेगम अख्तर का गजल के अंदर, फिर मेहदी हसन साहब, फिर गुलाम अली वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरीके से शंकर जयकिशन के साथ बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि 71 में जयकिशन साहब की जो मौत हुई जी, उसके बाद जो है ये 1963 में जो अभी आप बताने वाले हैं, जी, उस वक्त से ये काफी आगे निकल गए थे। सुरील जो आपने बाल केंद्र, सुरील बाल कला केंद्र जी, उससे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है उनका इंट्रोडक्शन हुआ ये आपके पारसमनी फिल्म के अंदर। और उससे पहले वो असिस्टेंट के रूप में, चाहे वो शंकर जयकिशन के साथ, ओपी नहीं डेविड साहब, असिस्टेंट से भी पहले, असिस्टेंट से भी पहले। अच्छा, हाँ जी, आपने जैसे अभी खुद ही फरमाया कि शंकर जयकिशन जी का वो दौर था जी, और बेहतरीन दौर था जी। असल में शंकर जयकिशन जी भी फिल्मों में आने से पहले पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए थे, आप लोग जानते होंगे इस बात को। ठीक है। तो जब शंकर जी, जयकिशन जी पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए थे तो उसी दौर में लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी एज ए म्यूजिशियन शंकर जयकिशन जी के साथ पृथ्वी थिएटर्स में काम करते थे। हाँ,
ये ठीक है। ये म्यूजिक डायरेक्टर बनने से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कि म्यूजिशियंस क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे थे, लक्ष्मीकांत जी भी और प्यारेलाल जी भी दोनों ही वायलिन और मैंडोलिन के ज़बरदस्त मास्टर थे, तो इनकी धूम मचनी शुरू हो गई कि भाई दो लड़के बड़ा कमाल बजाते हैं। तो बात फिल्म इंडस्ट्री तक आ गई। तब तक शंकर जी, जयकिशन जी फिल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर हो चुके थे, और लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी दोनों ने ही एज ए म्यूजिशियन बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के अंडर काम किया, जिसमें शंकर जयकिशन जी, जिसमें नौशाद साहब, जिसमें मदन मोहन जी, जिसमें सी रामचंद्र जी, जिसमें कल्याण जी आनंद जी, जिसमें एस डी वर्मन जी। इन सब के साथ लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी ने एज ए मैंडोलिन प्लेयर, एज ए वायलिन प्लेयर काम किया। और बाद में जब वो अच्छे म्यूजिशियंस के तौर पे इस्टेब्लिश हो गए, तो काफ़ी टाइम उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट के तौर पे भी काम किया। अच्छा जी। ये इनका सफ़र है। अभी बात पारसमणि तक नहीं पहुंची है। ये सारी जो बात चल रही है पारसमणि से पहले की बात चल रही है। ये असिस्टेंट रहे, फिर उसके बाद में जब 1963 में पारसमणि फिल्म मिली, तो 63 से लेकर और 98 तक ऑलमोस्ट 35 इयर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो जो गोल्डन पीरियड था वो एलपी का गोल्डन पीरियड कहलाया है। हालांकि उस दौर में आर डी बर्मन भी थे, और भी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, आप सबको जानते हैं, दुनिया भी सबको जानती है, सबके नाम लेंगे तो फिर बहुत लंबी लिस्ट बैठेगी। लेकिन एलपी का दौर कहा गया 1963 से लेकर 1998 तक, ये बहुत बड़ा अरसा, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ा अरसा होता है। पूरी पगडंडी पे चलते नहीं, वो टॉप पे ही आते गए। एक चीज देखिए कि लता मंगेशकर जी का भी टॉपिक हम साथ में लेके नहीं, वो लता जी तो उनसे छूटी ही नहीं, वो उनकी लीडर बनके या उनके आशीर्वाद से ही आगे। अब देखिए, अब होता क्या था कि जब पारसमणि फिल्म आ गई, गाना हिट हो गया। लता जी का पारसमणि का गाना मेरे दिल में हल्की सी एक कसक है जो नहीं थी, कहीं प्यार होना जाए। क्या कमाल का। इसमें कॉम्बिनेशन देखिए आप, उसमें ऑर्केस्ट्रल, वो बात की बात है सर, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा। अभी हम सिर्फ कंपोजिशन की बात करेंगे, अरेंजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो अब कंपोजिशन कि मेरे दिल में हल्की सी एक खलिश थी जो नहीं थी, कहीं प्यार होना जाए, और उसमें लता जी की कोयल जैसी आवाज़, तो गाना क्यों ना सुपर हिट हो, तो गाना क्यों ना सुपर हिट हो। पारसमणि का दूसरा गाना जो एक सैड मूड का गाना है, तो वो जब याद आए बहुत याद आए, क्या बात, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी। लेकिन आप ये देखिए कि कंपोजिशन का कलर, कंपोजिशन की फीलिंग, उस कैरेक्टर को कंपोजिशन में डिपिक्ट करना, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, अभी रफ़ी साहब और लता जी की बात नहीं हो रही, कि वो जो कैरेक्टर है वो कितनी टेंशन में है और वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच के कंपोजिशन बनाना। और फिर वो कंपोजिशन जब लता जी जैसे और रफ़ी साहब जैसे दिग्गज के हाथ में आ गई, तो फिर वो कंपोजिशन क्या निखर के आई, और वो गाना क्या खूबसूरत बना कि वो जब याद आए बहुत याद आए। तो ये वो गाने हैं कि जिससे लता जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक एसोसिएशन बना, जो 98 तक कायम रहा। और उसके बाद तो सैकड़ों गाने लता जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ गाए। डेविड साहब, एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको, कि लता जी ने अपने पूरे कैरियर में ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ गाए हैं, जो तकरीबन 712 सॉन्ग्स हैं। देखिए कैसी कमाल बात है कंपैरेटिव टू अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स। हालांकि लता जी हर म्यूजिक डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस होती थी। कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर जब कंपोजिशन सोचता था फीमेल कैरेक्टर के लिए, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी होती थी। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ जो उनका सफ़र था, जो ट्रैवलिंग थी, जो जर्नी थी, वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग थी। 712 गाने। इसी तरह से जो मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के जो डुएट हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, वो भी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, वो भी सबसे ज़्यादा है, कमाल बात है। तकरीबन 78 के करीब। अच्छा, डुएट
रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के हैं जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक डायरेक्शन में है। अच्छा, और ये भी नंबर के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात बताई है। तो ये इस किस्म का कोलैबोरेशन उनका चलता रहा जब तक कि ये टीम जिंदा रही और काम करते रहे। काम इन लोगों ने ऐसा किया है कि जो अपने में बहुत ही नायाब काम है। डेविड साहब, आप जिस कंपोजिशन को उठा के देख लीजिए, वो कंपोजिशन अपनी बात अपने मुंह से करती है कि मुझे सुनो। नहीं, इस पे देखिए, इस पॉइंट पे एक बात मैं भी जी ज़रूर कि इतने सारे गाने एक के बाद हिट हुए, लेकिन चाहे फिल्म जो है, हाँ, वो चाहे बी या सी ग्रेड में चल रही है, लेकिन गाना हिट है के हिसाब से ए ग्रेड में जा रही है। तो देखिए, गानों की मार्फत वो चल रही है। असल में तो बहुत सारी फिल्में उस जमाने में जो फ्लॉप थी वो गानों की वजह से पहचानी गई। वो गानों की वजह से पहचानी गई। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लता मंगेशकर, ये तीन नाम एक ब्रांड बन चुके थे। बिल्कुल है। एक फिल्म की सारी जीनियस इकट्ठी हो गई। फिल्म की कामयाबी के लिए, फिल्म की सक्सेस के लिए ये एक ब्रांड बन चुके थे कि अगर गाना लता मंगेशकर का है, अगर म्यूजिक डायरेक्शन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है, तो डेफिनेटली फिल्म हिट है। क्या बात है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब एक और दूसरी बात बताता हूँ डेविड साहब आपको मैं, क्योंकि बात लता जी की भी है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की भी है, और दोनों बल्कि तीनों ही जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हैं। हाँ, वो तो है। बल्कि अगर जीनियस से आगे का भी कोई शब्द है तो वो इन सब पे फिट बैठता है। और ख़ास तौर पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे डेविड साहब कि लता मंगेशकर जी एक ऐसा नाम है, पूरी दुनिया की कोई डिक्शनरी ढूंढ लीजिए आप, किसी भाषा में वो अल्फाज ही नहीं है जो लता जी की आवाज़ की तारीफ़ कर सकें। क्यों कि इतनी वैरायटी, इतनी रेंज, इतनी फील, इतनी रूहानियत, इतना सोलफुलनेस बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब लता जी फिल्मों में आ गई तो एक आइडियोलॉजी कायम हो गई। लता जी उस दौर से लेके आज के दौर तक हर फीमेल प्लेबैक सिंगर, नॉट ओनली प्लेबैक सिंगर बल्कि हर फीमेल आर्टिस्ट के लिए आइडियोलॉजी बनी थी, बनी है, बनी रहेंगी। क्योंकि जो भी फीमेल आर्टिस्ट फिल्मों से जुड़ना चाहती हैं या लाइट म्यूज़िक गाना चाहती हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम होता है, वो नाम होता है लता मंगेशकर जी का। और बहुत सारी आर्टिस्ट फिल्मों में ऐसी आई जो लता मंगेशकर जी बनने आई थी, लेकिन अपनी अपनी जगह खैर पहचान बना ली। लता जी कोई नहीं बना, लता जी एक ही थी, लता जी एक ही हैं और एक ही रहेंगी। वो तो है जी। तो अब अगर उनके गानों की चर्चा की जाए तो इतने सारे गाने हैं डेविड साहब के, आप और मैं बताते बताते थक जाएंगे और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एपिसोड ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कुछ एक गाने बताइए आप, जैसे उस जमाने से, जैसे पारस मनी का ले लिया। जी। अच्छा, एक गाना जो बड़ा, जिसमें सोनिक ओमी के जो सोनिक वर्मा थे, जी, उनका वो हारमोनियम के बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट थे, लाजवाब। और वो उन्होंने एक पायल की झनकार, हाँ जी, उसमें हारमोनियम उन्हीं का बजा हुआ। और ये गाना 60s और 70s में रेडियो पे, तो उन दिनों में रेडियो होता था, विविध भारती पे यही गाना बजा करता था और हारमोनियम का सुनने में मजा आता था। जी। वो सोनिक वर्मा साहब ने बजाया था और क्या शानदार उसका जो म्यूजिक दिया है। सोनिक साहब के बारे में आपको एक और बात बताता चलूँ, हालांकि हमारा एपिसोड सोनिक साहब का नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब नहीं बात आई है तो वो रिलेट करती है, इसलिए मैं ज़रूर ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा आप सबसे कि सोनिक ओमी दो लोग मिलके एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स की टीम थी, आप लोग जानते हैं। इनमें जो सोनिक साहब थे, उन सोनिक साहब को पूरी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस लोग मास्टर जी कहा करते थे। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। कोई भी उनको सोनिक नहीं कहते थे, या सोनिक साहब नहीं कहते थे, या सोनिक वर्मा नहीं कहते थे, मास्टर जी। अगर मास्टर जी कहा तो ये कंफर्म है कि बात सोनिक साहब की हो रही है। ये बड़ी बात बताई आपने। अब उससे भी बड़ी बात बताता हूँ। अच्छा, मदन मोहन जी एक ऐसे बेमिसाल म्यूजिक डायरेक्टर गुजरे हैं कि हर कलाकार के वो बहुत पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप भी उनको बहुत पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ, और भी जो आर्टिस्ट फैमिली के लोग हैं मदन मोहन जी को पसंद करते हैं। अब कमाल की बात देखिए,
मदन मोहन जी के 60 से 70% गानों का अरेंजमेंट सोनिक साहब ने किया है। अच्छा। जनाब, सोनिक साहब एक वेल इस्टेब्लिश म्यूजिक अरेंजर थे। अच्छा। बाद में म्यूजिक डायरेक्टर बने और मदन मोहन की आखिरी फिल्मों तक वो उनके साथ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम करते रहे, लेकिन कुछ गाने ऐसे हुए कि किसी वजह से सोनिक साहब ने अरेंजमेंट नहीं किया। उनमें से एक गाना बताता हूँ मैं, जो बड़ा कमाल का गाना है मदन मोहन साहब का, हंसते ज़ख्म फिल्म का, तुम जो मिल गए हो, रफ़ी साहब का गाया हुआ। अभी आप बात कर रहे थे ऑर्केस्ट्राइजेशन की, इसमें जो ऑर्केस्ट्राइजेशन है इस गाने में, वो ऑर्केस्ट्राइजेशन ही है जो गाने के दो मूड क्रिएट करता है। हाँ, पक्की बात। क्योंकि जब ये गाना शुरू होता है फिल्म में, आप देखें तो एक स्लो मूड से शुरू होता है और धीरे धीरे बरसात पड़नी शुरू हो जाती है और गाना जो है वो बिल्डअप होता है फुल फ्लैश ऑर्केस्ट्रा के साथ। और वो जो वायलिन्स बजे हैं 70 से 80 इतने ख़तरनाक लेवल के, वो सारा का सारा पार्ट कंपोज किया हुआ था सोनिक साहब का। अच्छा। नहीं, सॉरी, सोनिक साहब का नहीं, वो है केसरी लॉर्ड साहब। अच्छा। वो अरेंजमेंट केसरी लॉर्ड साहब का है। लेकिन मदन मोहन जी के और बहुत सारे गानों में जितना भी वायलिन का अरेंजमेंट है या और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब सोनिक साहब के किए हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या कि सोनिक साहब जितने बेहतरीन कंपोज़र थे, जितने बेहतरीन हारमोनियम नवाज थे, उतने ही अच्छे अरेंजर भी थे। बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। हाँ। हम बात करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। हाँ, बताइए प्लीज़। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी, जैसा कि बहुत देर से चर्चा चल रही है कि एक बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे, लेकिन इनका फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे? जब इनका दौर आया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर फिल्मों में काम करने का, तो उस दौर में स्पेशली बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूजिशियंस हुआ करते थे वो मोस्टली गुआनीज होते थे, मतलब गोवा से होते थे। तो जब ये लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी म्यूजिक डायरेक्टर बन गए और इनको जब ऑर्केस्ट्राइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो इनके गानों में 90% जो म्यूजिशियंस होते थे वो गुआनीज होते थे। तो उनको ये बात कहीं ना कहीं चुभती थी कि भाई ये बाहर के लोग आके हम पे राज कर रहे हैं। अच्छा, जो गोवा के म्यूजिशियंस थे वो नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को म्यूज़िक का खुदा समझते थे। द रीज़न इज़ कि वो वेस्टर्न नोटेशन पढ़ना जानते थे, जिसको स्टाफ नोटेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से वो उन म्यूजिशियंस को जो कि बॉम्बे के अपने थे, मराठी थे या कहीं के भी थे, तो वो उनको कहते थे ये अनपढ़ म्यूजिशियन है। ओह, अच्छा। हाँ, तो ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बहुत चुभती थी कि यार ये क्या मतलब है, अनपढ़ म्यूजिशियन क्या होता है। तो प्यारेलाल जी के फादर, प्यारेलाल जी का पूरा नाम है प्यारेलाल शर्मा, तो इनके पिताजी राम प्रसाद शर्मा जी, बेसिकली वो एक ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स का उनका एक पूरा सिस्टम था, पूरा बैंड था जिसमें ट्रम्पेट और ये सब चीज़ें हुआ करती थी, सैक्सोफोन वगैरह और क्लारनेट वगैरह। तो उनको बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आज भी बाबा कहा जाता है, बाबा जी। राम प्रसाद जी नहीं कहते लोग, उनको बाबा जी कहते हैं। तो प्यारेलाल जी ने अपने पिताजी को जब ये प्रॉब्लम बताई कि जी ऐसा ऐसा है और मुझे ये बात बड़ी चुभती है, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि अगर तुम इस मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते हो तो कुछ क्रिएट करो, कुछ जनरेट करो, कुछ ऐसे म्यूजिशियंस मुझे दो, मैं उनको स्टाफ नोटेशन सिखाऊंगा। और 1 साल के टाइम पीरियड में बाबा राम प्रसाद जी ने 100-150 बेहतरीन स्टाफ नोटेशन पढ़ने वाले म्यूजिशियंस खड़े कर दिए, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की फिल्मों में जब से लेके आज तक बजा रहे थे। उनमें से कुछ वायलिनिस्ट बाद में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर भी इस्टेब्लिश हो गए। मैं 2-4 के नाम बताऊं उसमें से, जैसे कि अपना उत्तम सिंह जी और इस्माइल दरबार जी और अपना ये अन्नू मलिक जी और इसी किस्म के, और सुरेंद्र सोडी जी। तो ऐसे कई म्यूजिशियंस थे जो बाबा के पास सीखा करते थे और बाद में फुल फ्लैश म्यूजिक डायरेक्टर बने और कामयाब हुए। तो ये आप समझिए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसी तरह से
रिदम की फील्ड में इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये तो पक्की बात है। रिदम की फील्ड में इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कहरवा, जो कि 8 मात्रे का एक सिंपल सा ठेका है, सारी दुनिया जानती है, उस कहरवे के हज़ारों ठेके बना डाले इन लोगों ने। इतने रूप उसको दे दिए, इतने रूप उसको दे दिए। और कुछ ठेके जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम की फील्ड में पैटर्न के नाम से जाने जाते हैं, तो उन ठेकों को, उन पैटर्न को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का नाम दे दिया गया, जिसे एलपी पैटर्न, कहरवे का एक रूप एलपी पैटर्न आज भी कहा जाता है, वो जब भी कहा जाता है। इसी तरह से एक पैटर्न है 78 पैटर्न, वो जब भी था आज भी है। इसी तरह से एक पैटर्न है 7 पैटर्न, वो जब भी था आज भी है। तो ये सब कहरवे के रूप हैं जो लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने टाइम टू टाइम चेंज करते रहे और हर गाने में एक अलग पहचान बनती रही जी। तो ये अच्छा, कुछ आखिर में ये बताइएगा कि कौन कौन सी बहुत बेहतरीन फिल्में जिसमें लता जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इकट्ठे मिल कर कोई ऐसी मेमोरेबल फिल्में और गाने हैं जिनको याद किया जाता है आज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। कौन कौन सी हैं, ताकि हमारे दर्शक ज़रूर ज़रूर एंजॉय ज़रूर कर पाएँ। देखिए जी, गाने तो ऐसे हज़ारों हैं और वो सभी के सब अपने में हिट हैं और कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी जो कम से कम इस वक्त मुझे याद आ रहे हैं, मैं कुछ गाने आपको ज़रूर बताऊंगा, उनके बोल ही बता पाऊंगा। हाँ, बोल बताइए। क्योंकि मैं गाता नहीं हूँ इसलिए कोई मैं गा नहीं पाऊँगा। हाँ। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि वो जब याद आए, बहुत याद आए, या मेरे दिल में हल्की सी एक खलीश जो नहीं थी, या ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, रफ़ी साहब लता जी का डुएट, बड़ा कमाल का गाना था। या इसी किस्म का गाना था झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन और क्या खूबसूरत लता जी की अदायगी। अच्छा, आए दिन बाहर के में चलो सजना जहाँ तक घटा चले, कमाल का गाना। आए दिन बाहर के वाला जो गाना आप जो कहना चाहते हैं, वो बड़ा मशहूर गाना है वो, सुनो सजना पपीहे ने, बड़ा कमाल का गाना। और इस गाने की एक और कमाल की खूबी बताता चलूँ। वैसे तो जब टीम होती है तो टीम का मतलब काम दोनों मिलके करते हैं, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी, शंकर जी, जयकिशन जी, कल्याण जी, आनंद जी, ये वो जितने भी नाम लें। लेकिन कई बार उस टीम में भी ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज़ किसी ने कुछ बना डाली और वो ऐसी बन गई कि बस अब उसके आगे नहीं हो सकता। सही बात है। तो ये जो आए दिन बाहर के वाला जो गाना है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्यारेलाल जी की कंपोजिशन है। अच्छा, हाँ जी, अरे वाह, हाँ जी। अच्छा, अब इस गाने में एक और बड़ी खूबसूरती कि शायद सेकंड या थर्ड अंतरे में एक फ्लूट का इंटरल्यूड जाता है। अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया साहब का? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। लेकिन जब प्यारेलाल जी ने पूरा इस गाने का स्कोर कंपोज किया था, अच्छा, तो उसमें वो पीस ऐड नहीं था। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि प्यारेलाल जी स्टूडियो में ही, महबूब स्टूडियो में पियानो पे बैठ के पूरे गाने का स्कोर कंपोज किया करते थे। स्कोर का मतलब गाना शुरू होने से लेके गाने ख़त्म होने तक के सारे पार्ट्स, सारे पार्ट्स, उसमें इंटरल्यूड म्यूज़िक भी शामिल है, उसमें ऑब्लिगेटोज भी शामिल हैं, उसमें काउंटर्स भी शामिल हैं, उसमें फिलर्स भी शामिल हैं, उसमें हारमोनी भी शामिल है, उसमें कॉर्ड्स भी शामिल हैं। इसको कहते हैं कंप्लीट स्कोर। अच्छा। और जो कंप्लीट स्कोर जानते हैं वही अरेंजर बन सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अदरवाइज नहीं बन सकता। अच्छा, अरेंजर अपने में एक बहुत बड़ी टर्म है। नहीं, हाँ, तो ये भी आज हमारे दर्शकों हाँ, को पता है, नई बात है। तो अब वो जो फ्लूट की एक तान सी गई है हरी चौरसिया जी की, उस तान का भी बड़े मज़े की बात है कि गाने की जब रिहर्सल हो रही थी और ऑलमोस्ट रिहर्सल हो चुकी थी, तो शायद चाय का ब्रेक हुआ था या क्या हुआ था, चौरसिया जी कहीं अपना कोने में खड़े होके शायद अपनी फ्लूट चेक कर रहे थे। तो चेक करते 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 वो कुछ तान जैसा मूड बना उनका, और वो उनके हाथ से निकली चीज़। अच्छा। तो जब उनके हाथ से वो चीज़ निकली तो वो प्यारेलाल जी को स्ट्राइक की। प्यारेलाल जी ने हरी जी से कहा, हरी भाई क्या बजाया था आपने, एक बार फिर से बजाइए।
तो हरी जी एक मिनट के लिए चुप हो गए, क्योंकि प्यारेलाल जी का फिल्म इंडस्ट्री में एक दबदबा बहुत ज़्यादा है, एक वर्चस्व जिसको कहना चाहिए। तो म्यूजिशियंस उनके सामने कम बात करते थे। लेकिन अब जब प्यारेलाल जी ने उनको कहा कि हरी भाई दोबारा बजाए, अच्छा हरी जी हो गए या शिव जी हो गए या रईस खान साहब जैसे लोग हो गए या इस किस्म के कैटेगरी के जो लोग हो गए, इनको क्या कोई कह सकता है, ये तो खुद अपने में बड़े कंप्लीट लोग हैं ना। तो खैर उन्होंने वो तान फिर दोबारा बजाई। तो प्यारेलाल जी ने अपना स्कोर पेपर उठाया और वो जल्दी से उसका नोटेशन उन्होंने लिखा और उस तान को उन्होंने क्यू बना दिया कि ये तान आएगी और लता जी का अंतरा उठेगा। और आप देखिए वो फ्लूट उस तान में, उस गाने में ऐसी मर्ज हो गई कि लोगों को उसका म्यूज़िक शायद पूरा याद हो ना याद हो, लेकिन वो फ्लूट ज़रूर दिमाग में रहती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये लोग जीनियस लोग हैं। तो अब जैसे आपने ये बात कही, इसी तरह से एक फिल्म आई थी संत ज्ञानेश्वर, बड़ा खूबसूरत गाना था कि बहुत दिन बीते खबर मोरी ना ली। क्या बात है, लता जी का क्या खूबसूरत गाना है। इसी तरह से एक और गाना उनका था कि मेरी ज़िंदगी के चिराग में। अच्छा, इत्तेफाक से ये भी कॉम्पोजिशन सिर्फ प्यारेलाल जी की है। अच्छा, हाँ, मेरी ज़िंदगी के चिराग में। हाँ, एक और गाना इसी तरह से आया कि मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े। बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन। और लता जी ने इन सब गानों में ऐसी रूह फूंकी है। देखिए, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी का तो कमाल है सो है, लेकिन जब कंपोजिशन सिंगर के हाथ में पहुंचती है तो फाइनल और ख़ास तौर पे लता जी जैसी आर्टिस्ट उस गाने को कितना संवार सकती है, कितना संवार सकती है कि ये सारे के सारे गाने अपने में इतने कंप्लीट हो गए कि आप और हम और हमारी ऑडियंस भी बचपन से इन गानों को सुनते चले आ रहे हैं और इनकी खूबसूरती ख़त्म नहीं हो रही। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनकी खूबसूरती ख़त्म नहीं हो रही। इसी तरह से ये दिन तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, क्या खूबसूरत कंपोजिशन है। ये सिर्फ लक्ष्मीकांत जी का है। ये कंपोजिशन सिर्फ लक्ष्मीकांत जी की है। हालांकि 95% जो कंपोजिशंस हैं वो दोनों की मिलजुल के हैं। किसी ने अस्थाई बना दी, किसी ने अंतरा बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, लेकिन कुछ कंपोजिशंस हो जाती हैं कि वो अपने सोलो पे कराए उन्होंने, वो अपने में इतनी अच्छी लगती है। नाम उनका दोनों का एलपी कर कराया है, वो आएगा ही, क्योंकि वो तो टीम है। हाँ, इसी तरह से और भी बहुत सारे गाने हैं कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। क्या खूबसूरत गाना, बहुत बहुत। रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कंपोजिशन अपने में बड़ा परफेक्ट गाना है। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की बात है, करता हूँ और 3 गाने, वो तीनों अलग अलग मूड के गाने, लेकिन राग एक ही। एक राग में 3 मूड क्रिएट हो रहे हैं। किसी राह में, किसी मोड़ पर मुझे चलना देना तू छोड़कर, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, चारुकेशी। इसी तरह से बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, एक अलग मूड, अलग टेम्परामेंट का गाना, फीमेल ओरिएंटेड, और आज फिर चारुकेशी। तीसरा इसी किस्म का एक और गाना मेरे जहन में आ रहा है जो फुल रोमांटिक गाना है, रफ़ी साहब लता जी का डुएट, कि बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम। तो आप ये देखिए कि इन लोगों की रागों पे भी कितनी पकड़ थी कि एक राग को ये कितने कलर दे दिया करते थे। एक ही राग को कितने कलर दे रहे हैं कि उसमें गाने में गाना, गाने में गाना, गाने में गाना निकलता जा रहा है और हर कंपोजिशन अपने में बड़ी परफेक्ट लग रही है और सुनने वालों को मज़ा आ रहा है। ठीक है रहा। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। एक उनका बड़ा सदाबहार गाना है जो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात होती है तो उस गाने की ज़रूर बात होती है। मेरा बचपन था जब मैंने वायलिन सीखना शुरू किया था, उस वक्त वो फिल्म आई थी शोर। एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा
दो चीज़ों से बड़ा मशहूर हुआ। एक तो लता जी और मुकेश जी के बेहतरीन गायकी की वजह से, और दूसरा वायलिन की वजह से। वो जो गाना है वो वायलिन की पहचान बन गया। कई गाने होते हैं, जैसे मदन मोहन जी के कई गाने ऐसे हैं जिसमें सितार का बहुत काम है, उस्ताद रईस खान साहब का बड़ा कमाल है। कई गाने हैं जिसमें शिव जी का बड़ा कमाल है। कई गाने ऐसे हैं जिसमें राम नारायण जी की सारंगी का बड़ा कमाल है। इसी तरह से ये जो एक प्यार का नगमा गाना है, ये शुरू ही हो रहा वायलिन से। अच्छा, वो जो वायलिन बजाया है वो एक गवानी से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मिस्टर J.D. फर्नांडिस। अच्छा, फर्नांडिस जी। लोग समझते हैं प्यारेलाल जी ने बजाया है, क्योंकि कई टैलेंट हंट शोज़ में जब प्यारेलाल जी एज ए जज आए हैं और उन्होंने कई बार वो पीसेस अपने वॉल्यूम में बजा के दिखाए हैं लोगों को, तो लोग समझते हैं कि वो पार्ट प्यारेलाल जी ने बजाया है। प्यारेलाल जी ने उसको कंपोज किया है, उसको कंपोज किया है, बजाया है मिस्टर फर्नांडिस जी, और बहुत मीठा बजाया है, बहुत सुरीला बजाया है। वो गाना जब मैं वॉल्यूम सीखना शुरू किया था, जब भी अमर था, आज तक अमर है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने घूमते आने के अंदर आज के जो ख़ास मेहमान उस्ताद असगर हुसैन साहब को हमने बुलाया, और लता मंगेशकर जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनका कोलैबोरेशन और इनका जो एक मजमूई तौर से एक कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड संगीत को, एक बहुत बड़ा है, उस पर हमने चर्चा करी। और अगली बारी फिर से हम अपने स्टूडियो में ऐसी एक बेहतरीन दूसरी शख्सियत को लाके एक दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे। उस्ताद असगर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी रिसर्च बेस्ड जो आपने स्टडी करी, LP जी और लता जी, इन तमाम के, और बड़े पुरानी बातें से कहानियाँ आपने वो फैक्ट्स पेश करे जो आम लोगों को नहीं मालूम थे, मुझे भी मालूम नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी वेरी डेविड साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस घूमता आईना के माध्यम से कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑडियंस को दे रहे हैं जो आज से पहले किसी ने नहीं दिए। एंड इसका क्रेडिट 100% आपको जाता है कि किस तरह से आप इस चीज़ को कॉन्सेप्टलाइज करते हैं, किस तरह से ये सब्जेक्ट आप सोचते हैं। क्योंकि देखिए, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री हमारे कल्चर से भरी पड़ी है। मैं इसको कल्चर का नाम दे रहा हूँ जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, मदन मोहन की बात नहीं हो रही है, कल्चर। जावेद साहब ने एक इंटरव्यू में एक बड़ी कमाल की बात कही, जावेद अख्तर साहब ने, कि बॉलीवुड का हर गाना हर किसी की ज़िंदगी से किसी ना किसी मूड से जुड़ा हुआ है। तो मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का कि इतने लाखों की तादाद में गाने बन गए हैं, और वो आपकी, मेरी, सबकी ज़िंदगी से किसी ना किसी मूड से जुड़े रहते हैं, और हर मूड का एक गाना मौजूद है, और कभी कभी तो एक से ज़्यादा गाने भी मौजूद हैं। तो उन सबको इतने छोटे एपिसोड में पिरोना बहुत मुश्किल बात है। आपने मुझे याद किया, आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे इज़्ज़त दी, प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका।